नमस्कार बच्चों। आज एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो मानव के अधिवासों पर होने वाली है। देखो, मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और तीसरी का जो संबंध है वो हमारे आज के टॉपिक से है, अधिवास, मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकानों का जो संबंध होता है वो किससे होता है? अधिवासों से होता है। बच्चों, ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, चाहे वो गरीब वर्ग के लोग हों, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों या फिर उच्च वर्ग के लोग हों, वो अपने निवास के लिए मकान अवश्य बनाते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि मानवीय निवास के लिए आवासों का होना, अधिवासों का होना मानव की एक मूलभूत आवश्यकता के रूप में शामिल किया गया है। प्राचीन काल में जब मनुष्य आदिम सभ्यता में था, उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तकनीक का विकास नहीं था, उसके पास कुशलता नहीं थी। ऐसी स्थिति में भी उसने अपने आप को जलवायु की प्रतिकूलताओं से बचाने के लिए, जंगली जीवों से बचाने के लिए और साथ साथ में अपनी जो खाद्यान्न सामग्री थी, भोज्य सामग्री थी, चाहे वो फसलों के रूप में रही हो या आखेट और शिकार से प्राप्त सामग्री के रूप में रही, उसको जानवरों से बचाने के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस की जहाँ पर वो सुरक्षा की स्थिति का अनुभव कर सके। और उसी के कारण उसके द्वारा आवास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वो पहले गुफाओं में रहने लगा, उसके बाद में उसने पेड़ पौधों की टहनियों, पत्तों और छालों से अपनी झोपड़ियां बनाना चालू कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे उसके अंदर तकनीकी ज्ञान, कुशलता आती गई, उसके मकानों का जो स्वरूप बदलता गया। कच्चे मकानों में आया, कच्चे मकानों के बाद में सेमी पक्के मकानों के रूप में कन्वर्ट हुआ और सेमी पक्के मकानों से आज आधुनिक मकानों के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी क्षेत्र के अंदर मानव के जो आवास स्थान देखने को मिलते हैं, मकानों के रूप में जो आवास स्थान देखने को मिलते हैं, उन्हीं को हम मानवीय अधिवासों के रूप में जानते हैं। मानवीय अधिवास मानव के बसाव स्थल होते हैं, मानव के रहन स्थल होते हैं और उसी के आधार पर मानव की सुरक्षा संबंधी प्रक्रियाएं, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने की सुविधा और साथ साथ में जलवायु संबंधी जो प्रतिकूल दशाएं होती हैं, उनसे बचने की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। अधिवास जो होता है वो मानव का एक ऐसा समूह होता है जो एक संगठित स्वरूप में पाया जाता है, या फिर हम ऐसा कहें कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी तल पर मानव के द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं, उन मकानों के सामूहिक स्वरूप को ही क्या कहा जाता है? अधिवास कहा जाता है। और मानव अधिवास को ही हम मानव बस्ती कहते हैं। जैसे आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि किसी न किसी का बस्ती का कोई न कोई तो नाम रहा होगा, चाहे छोटी बस्ती के रूप में रहा हो, चाहे बड़ी बस्ती के रूप में रहा हो। तो मानव के जो अधिवासों का जो समूह होता है, मकानों का जो समूह होता है, उसको मानव अधिवास कहते हैं या फिर मानवीय बस्ती कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें अंतर ये देखने को मिलता है कि विश्व में जो मानव अधिवास देखने को मिलते हैं या मानव जो बस्तियाँ देखने को मिलती हैं, वो मेजरली तो स्थायी रूप से देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है जहाँ पर अस्थायी पैटर्न भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मानवीय जो अधिवास होते हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हमने पहले चर्चा की थी कि मनुष्य ने जो बस्तियों का निर्माण किया है, अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया है। अब ये जो मानव की बस्ती या मानव का जो अधिवास होता है, वो कच्ची झोंपड़ी के रूप में भी हो सकता है, किसी गुफा या कंदरा के रूप में भी हो सकता है, पक्के मकानों के रूप में भी हो सकता है, सेमी पक्के मकानों के रूप में भी हो सकता है, ग्लास निर्मित मकानों के रूप में भी हो सकता है
शहरों के रूप में हो, महानगरों के रूप में हो, सन्नगरों के रूप में हो या बृहद नगरों के रूप में, जैसे जैसे मानव के द्वारा निर्मित किए गए मकानों का समूह बढ़ता जाएगा, मानव की बस्तियों या मानवीय अधिवासों का आकार भी बढ़ता जाएगा और अंततः ये एक विशाल रूप धारण कर सकते हैं जनसंख्या की स्थिति के आधार पर और मानव के द्वारा निर्मित किए जाने वाले अधिवासों की संख्या के आधार पर। ये मानवीय जो आवास होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनको जो जोड़ने का कार्य किया जाता है या तो किसी पगडंडी के द्वारा या किसी गली के द्वारा या किसी सड़क के द्वारा या किसी नहर मार्ग के द्वारा या परिवहन का कोई भी मार्ग हो सकता है, सड़क मार्ग हो सकता है रेल मार्ग हो, तो किसी न किसी माध्यम से इन आवासों को मानवीय जो आवास कहते हैं या मानवीय बस्ती कहते हैं या मानवीय अधिवास कह दो, कुछ भी कह दो, इनको आपस में एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो मानवीय अधिवासों की जो प्रक्रिया होती है आपस में संपृक्त मिलती है, संयोजित मिलती है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है, आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा अक्सर ऐसा पूछा जाता है मानवीय बस्ती से क्या तात्पर्य है या मानवीय अधिवास से क्या तात्पर्य। तो आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है, क्या तात्पर्य है, पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को ही अधिवास कहा जाता है। तो यहाँ से आपको परिभाषा मेजरली याद करनी है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये जो अधिवासों की प्रक्रिया है, अधिवासों की जो परिभाषा है, इसको परिभाषित करते हुए फ्रांस के एक विद्वान हुए थे पॉल विडॉल डी लाप्लास। उन्होंने अधिवासों को परिभाषित करते हुए कहा था कि मानव द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना निर्मित की जाती है उसी को मानवीय अधिवास कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में रहने वाला मानव या तो स्वयं के लिए या उसकी जो भी संपत्ति है, चाहे कैसी भी संपत्ति हो, खाद्यान्न सामग्री के रूप में हो, भोज्य सामग्री के रूप में हो, पशु पक्षियों की सामग्री किसी प्रकार की हो सकती है, तो अपने और अपनी सामग्री की सुरक्षा के लिए जो संरचना निर्मित करता है उसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, मानव अधिवास के नाम से जाना जाता है। अब विश्व के अंदर जो मानवीय अधिवासों की स्थिति हमें देखने को मिलती है, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप मानवीय अधिवासों का उद्भव हुआ है। तो देखिए, आदिम सभ्यता से लेकर वर्तमान काल तक आने के दौरान मानव के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए। जब वो आदिम अवस्था में था तो आखेट और शिकार करके भोजन प्राप्त करता था, कंद मूल फलों का वस्तुओं का संग्रहण करता था, उसके बाद में पशुपालन करना सीखा, उसके बाद में कृषि की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इन सभी दशाओं में उसको जो सामग्री प्राप्त होती थी उसको सुरक्षित रखना उसके लिए आवश्यक हो गया। और जब पशुओं को बांधने के लिए या पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए कृषि से सामग्री जो प्राप्त होती उसको सुरक्षित रखने के लिए उसे मजबूरीवश एक ऐसी संरचना निर्मित करनी पड़ी ताकि जंगली जीवों से उसकी सुरक्षा हो सके। और इसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे क्या होने लगी, मानवीय अधिवासों की उत्पत्ति होने लगी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, आपसी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती गई और आपसी संघर्ष के कारण सुरक्षा आवश्यक हो गई। भाई जब तक आपसी संघर्ष नहीं था तब तक तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपसी संघर्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, एक दूसरे की सामग्री को लूटना खसोटना प्रारंभ हो गया। और जब ऐसी स्थिति सामने आई तो प्रत्येक मानवीय जो वर्ग था उसने अपनी सामग्री को दूसरे वर्ग से बचाने के प्रयास करना चालू कर दिया और यहीं से मानवीय आवासों का जो स्वरूप है वो धीरे धीरे उभर कर सामने आ गया। अब क्या हुआ, लोगों ने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, कृषि की दशाओं के आधार पर, आखेट और शिकार की प्रक्रिया के जैसे जैसे उनको लगा कि कहाँ अधिक सामग्री प्राप्त हो सकती है वहीं पर जाकर अपनी अधिवास बनाना चालू कर दिया। तो विश्व के अलग अलग भागों में मानव के द्वारा अधिवास निर्मित किए गए।
एक मानवीय समूह दूसरे मानवीय समूह से दूरी बनाकर अपने आवास बनाने लगा ताकि दोनों में किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न नहीं हो। आधुनिक समय आया, व्यापार होने लगा, परिवहन की प्रक्रिया का विकास हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, तकनीकी विकास हुआ और जनसंख्या बढ़ती गई। इन सभी दशाओं का परिणाम क्या रहा कि जो मानवीय आवासों का स्वरूप था, अधिवासों का जो स्वरूप था, जो परंपरागत शैली में मिल रहा था, पिछड़े हुए स्वरूप में मिल रहा था, धीरे धीरे उसका स्वरूप भी उन्नत होता गया। कंदराओं गुफाओं को छोड़कर मनुष्य झोंपड़ियों में रहने लगे, पेड़ों की पत्तियों, टहनियों, छालों से झोंपड़ियाँ बनाने लगे। फिर थोड़ा विकास हुआ तो उसने कच्चे मकान बनाना चालू कर दिए, मिट्टी की दीवारें बनाना चालू कर दी, ऊपर छत पर घास फूस खपरेल डालना चालू कर दी। फिर थोड़ा विकास हुआ, अब मिट्टी को पकाकर ईंटें बनाना चालू कर दी, दीवारें पक्की होगी, मिट्टी को पका दिया। छत पर घास फूस खपरेल की जगह इस्पात का प्रयोग करने लगे, चद्दरों का प्रयोग करने लगे। और थोड़ा विकास हुआ, पत्थर से मकान बनने लगे, दीवारें पत्थरों से बनने लगी, छत के ऊपर छत के रूप में पट्टियाँ डाली जाने लगी। फिर समय बदला, आधुनिक युग आया, सीमेंट और कंक्रीट के मकान बनने लगे, इस्पात का अधिक से अधिक प्रयोग होने लग गया। समय फिर बदल रहा है, आने वाला समय आएगा, इस्पात के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ में शीशा, ग्लास का जो प्रयोग है वो धीरे धीरे मकानों में बढ़ता जाए। ये पूरी प्रक्रिया क्या है? मानवीय अधिवासों का जो स्वरूप बदलता गया, उसी की तो कहानी हमारे सामने निकल कर आ रही है। और यदि आप प्राचीन कालीन स्थिति देखेंगे तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो प्राचीन कालीन सभ्यताएं थी, चाहे नील नदी की घाटी में विकसित होने वाली मिस्र की सभ्यता की चर्चा करें, या फिर इराक में विकसित होने वाली दजला और फरात की घाटी में विकसित हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, या फिर सिंधु नदी में विकसित हुई सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, इन सभी में मानवीय अधिवासों का उत्पत्ति का जो स्वरूप तो हमें आज भी देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि मनुष्य के द्वारा जो अधिवास बनाए गए हैं वो मुक्त निवास के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन समय के आधार पर इनका स्वरूप दो प्रकार का देखने को मिलता है। कुछ तो ऐसे अधिवास होते हैं जो स्थायी रूप से परमानेंटली एक जगह ही बन गए, वहीं पर रहने वाले। लेकिन मानव के द्वारा कुछ अधिवास ऐसे भी बनाए जाते हैं जो कुछ समय के लिए तो वहाँ पे रहता है और जैसे ही उसकी आवश्यकता पूरी हुई उस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। तो ऐसे आवास जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं उनको अस्थायी आवास कहते हैं। तो स्थायी जो आवास होते हैं वो ज़्यादातर पक्के आवासों के रूप में होते हैं और अस्थायी जो आवास होते हैं वो ज़्यादातर कच्चे आवासों के रूप में होते हैं, या तो झोंपड़ियों के रूप में होने वाले हैं, या प्लास्टिक जात जो तंबूनुमा स्थिति है वो हमें देखने को मिलने वाली है, या सेमी पक्के मकानों की स्थिति देखने को वाली है। तो मानवीय जो अधिवास हैं उनको उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक अस्थायी अधिवासों के रूप में और दूसरा स्थायी अधिवासों के रूप में। तो बच्चों ये पूरी जो प्रक्रिया थी किसी क्षेत्र में मिलने वाली अधिवासों की स्थिति को आधार मानकर विभाजित की गई थी। इससे आगे की जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उसकी चर्चा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे बड़ी बात जो मैं हर वीडियो के अंत में आपसे कह रहा हूँ, निरंतर पढ़ते रहिए। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार पढ़ना ही है। अचानक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, अचानक सिर्फ आपदाएं आती हैं। सकारात्मक परिणामों के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। और यदि आपको सफलता को चूमना है, सफलता का स्वाद चखना है, तो आपको आज से ही अपनी पढ़ाई को गति प्रदान करनी है। निरंतर पढ़ते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद।